नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रा मिश्रा आज आपके सामने एक मज़दूर का दर्द, उसकी गाथा, उसकी व्यथा को उसके ही शब्दों में सुनाना चाहता हूँ। एक कहानी प्रवास और एक मज़दूर की। मेरा नाम रमेश है। आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हूँ। आप किसी भी प्रदेश के किसी भी ज़िले से सोच सकते हैं, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत आभा, सिर पर बोझ, नंगे पैर, गंदे कपड़े, बोरियों में सामान और भी बहुत कुछ साथ लेकर लगभग महीने भर से चल रहा हूँ। अभी यही है। लोग मुझे आजकल एक और नाम से जानते हैं, प्रवासी मज़दूर। इतनी ही मेरी पहचान है। परिवार में कमाने वाले कम और अपने प्रदेश में कमाई के कम साधन। इसी वजह से कई दशकों पहले कुछ उम्मीद लेकर बड़े शहर की तरफ निकला था। मेरा परिवार रोज़ कमाता, रोज़ खाता है, जैसा कि हर मज़दूर का होता है। 1947 से आज तक विकास ही देखा है, अपना विकास नहीं, अपने चारों ओर। खैर, मेरी बाकी की कहानी आप सब देख ही रहे हैं, जैसा भी मीडिया बता रही है। आज मैं अपने जीवन की एक कठिन लंबी यात्रा की छोटी सी कहानी बयां कर रहा हूँ। थोड़ा सा डरता हूँ बोलने से, क्योंकि बातों को बोलने से मेरा पेट नहीं भरेगा, पर कभी कभी किसी के अपनेपन से, रुंधे गले से आवाज़ आ भी जाती है। एक परिवार के साथ जैसे तैसे बड़े शहर में दिन काट रहा था। काम के लिए लंबी कतारें बड़े शहरों में आम बात है, पर पेट भरने भर का काम मिल जाता है। अचानक एक दिन सुबह जब मैं सड़क पर निकला काम के लिए, तो एक साथी ने मुझे बताया कि आज से सब कुछ बंद हो जाएगा अगले 21 दिनों के लिए। पहले यकीन करना मुश्किल था, पर उसने मुझे अपने फ़ोन में देश के प्रधानमंत्री का एक भाषण दिखाया, जो रात को उन्होंने दिया था। मैं सोच रहा था, अभी 2 दिन पहले एक बार प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू जैसा कुछ बोला था। उस दिन भी मुझे काम नहीं मिला, तो मैं घर पर था। पर आज पता चला कोई भयानक महामारी आ गई है, सब कुछ बंद हो जाएगा। भाषण देखने के बाद एक अजीब सी बेचैनी हुई, तो मैं दौड़कर अपने घर की तरफ गया। सबसे पहले अपने परिवार से पूछा राशन और कितना पैसा सबके पास है। कुल मिलाकर 1800 रुपये थे और खाने भर का 5 दिन का राशन। अब डर सता रहा था कि कल से क्या करूँगा। अपने बच्चों को देखते हुए सोच रहा था कि आज तो इनके सर पे छत है, मगर जल्द ही किसी सड़क के किनारे हम पड़े होंगे एक जिंदा लाश की तरह। मुझे सच्चाई पहले से ही वाकिफ थी। पूरी रात तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उस दिन की सुबह बहुत अजीब थी, जैसे मैं सोया ही नहीं। अब मुझे एक जगह और याद आ रही थी, और वो था मेरा गांव, जहां मैं ज़्यादा कमाई के कारण इस बार होली पर भी नहीं गया था। दिन भर लोगों की अलग अलग बातें सुनते सुनते शाम को गांव से अम्मा का फ़ोन आया। शुरू में मैं बोला हेलो। उधर से अम्मा कहती हैं, सुनो रमेश, देश में बड़ी महामारी आ गई है, तुम सब जने घर निकल आओ। न जाने कैसी महामारी है, सब बंद कर दिया होगा भैया। खाए के यहाँ नाय मिली तो बड़े शहर में कोई खाए के नाय देते। हम सब ऐसे ही गांव में काट ले बा, तुम चले आओ। मैं कुछ बोल ना सका और बस फ़ोन काट दिया। अम्मा की चिंता जायज़ थी, सुनकर थोड़ा सुकून आया। आज मेरा घर है जहाँ मुझे छत नसीब हो सकती है, वो है मेरा गांव।
रोज़ रोज़ सरकारी आदेशों को देखते हुए अब 7 दिन बीत चुके थे। इस बड़े शहर में 7 दिन बिना पैसे गुजारना बहुत बड़ी बात है। अब मैंने पूरे परिवार के साथ एक बड़ा निश्चय किया कि मैं पैदल ही महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश अपने गांव जाऊंगा। हाँ, ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मेरे साथ मेरे आसपास के लोग भी चलने को तैयार थे। रास्तों की मुसीबतें तो आपको दिख ही रही हैं, सब कुछ आपको पता है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है, जो मेरे नज़रिए से, उसमें कुछ बातें हैं। क्योंकि रास्ते लंबे हैं, बहुत सा समय है और मुझे सोचने की आज़ादी है, तो मैं उनमें से कुछ एक बताना चाहता हूँ। मैं जिस शहर से गुज़रता हूँ, रास्ते में पड़ने वाली बहुत सी इमारतें और बहुत सी आलीशान बंगलों के छज्जों से लोग मुझे देखते हैं। किसी का देखना शायद ख़राब ना लगे, पर वो सब मुझे घूर रहे हैं जैसे मैं अपराधी हूँ या महामारी से ग्रसित। महामारियों को कई बार सामना मेरे पूर्वजों ने भी किया है, पर इस महामारी से पहले कभी लोग मुझे इस तरह नहीं घूरते थे। खैर, अगर किसी ने 2 गज का सुझाव दिया है तो वो मुझसे 50 फुट दूर अपने मकानों में बंद हैं। उनकी नज़रें मुझसे कह रही हैं, एक गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी और इसका पूरा परिवार लगभग महीने भर से चल रहा है, शायद ये संक्रमित होगा। पर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मेरे नसीब में हमेशा इतना ही रहा है। मेरे साथ कई लोग, कई परिवार चल रहे हैं। उसमें से मेरा एक साथी उमेश, जो थोड़ा होशियार है, जो हमें सब कुछ नहीं आता, पर उमेश के सहारे ही पूरा गांव शहर आया था। तो अब उमेश से ही सब कुछ पूछता हूँ। शुरुआत में मैं नहीं समझ पा रहा था कि चमकती इमारतों में लोग इतना डरते क्यों हैं। बाद में उमेश ने बताया कि आपसी होड़ लगाए ये टीआरपी वाली मीडिया लोगों को अपने अपने चैनलों से दिन भर महामारी की ऐसे जानकारियां देते हैं जैसे बाप अपने बेटे, अपने परिवार, अपने मकानों, अपने आसपास के माहौल में बाप, बेटे, परिवार सब कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देखे। हालांकि मैं इस बात को जानता हूँ, महामारी का दौर है, पर इंसानियत कहाँ मर गई। यहाँ तो पेट का सवाल है। खौफ में रहेंगे तो भूख से मरेंगे। अभी मेरे साथ किसी पीछे चलने वाले भाई ने मुझे बताया कि वैज्ञानिकों ने इस महामारी की दवा बनाने के लिए 1.5 साल का वक्त मांगा है। 1.5 साल का वक्त। 1.5 साल के वक्त में तो मुझे अपनी दोनों लड़कियों की शादी करनी थी। फैक्ट्रियों में लगे मज़दूरों की जान का कोई भरोसा नहीं होता और ना होता है उनका कोई बीमा। मरने के बाद ज़्यादातर रसूख हम जैसों की मौतों को दबा देते हैं, और अगर कभी खबर आ भी जाए तो 1-2 लाख में तौल देते हैं हमारी ज़िंदगी। बस जब तक काम अच्छा चलता है तब तक सोचा था बेटियों का घर बस जाए। अब मेरे साथ चल रही मेरी पत्नी लगातार चल नहीं पा रही है। उसके पैर में फाइलेरिया है, शायद खून की कमी वाली एनीमिया भी। आज हम सब महीने भर से चल रहे हैं। वो दर्द छुपाकर हंसकर चल रही है, जैसे मानो उसने ये सब अपनी किस्मत मान रखी है। मेरे बच्चों की पीठ अब सुन्न हो चुकी है, बोझ ढोते ढोते चक्कर खाकर गिर रहे हैं और मैं रो रहा हूँ, पर उन सब का ढांढस बंधाकर चल रहा हूँ। धीरे धीरे आज एक शहर और पार हो गया। बस इतनी सी ये कहानी। धन्यवाद। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये सब कैसा लगा, पर एक मज़दूर की नज़रिए को देखना बहुत ज़रूरी था, शायद इसीलिए मैंने ये कहानी लिखी। पहली बार कोशिश की है कुछ बड़ा लिखने के लिए, तो आप ज़रूर मुझे बताएं। धन्यवाद।